सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जेट, आईसीआर और बीएचयू के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बायोलॉजी सेगमेंट में। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। पूरी क्लास में अगर रहोगे तो आपको इन क्वेश्चंस का फ़ायदा मिलेगा और आप जो एग्जाम दोगे आईसीआर, बीएचयू या जेट का, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो पूरी क्लास अटेंड करना। इसी के साथ ही मैं आपको दो खुशखबरी भी सुनाऊंगा कि अब आगे आने वाले समय में आपको किस प्रकार के क्लासेस देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, टोनोप्लास्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, टोनोप्लास्ट क्या है। आईसीआर 2015 में पूछा गया था। आईसीआर 2015 में ये पूछा गया था बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब से मैं बताऊंगा नहीं किसमें पूछा गया था, सीधा बताऊंगा आईसीआर 2015 या आईसीआर 2016। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं सारे ही। तो क्वेश्चन क्या था, टोनोप्लास्ट क्या है। नाभिक का आवरण, प्लाज्मा झिल्ली का आवरण, लवक का आवरण या फिर रिक्तिका की झिल्ली। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। टोनोप्लास्ट क्या कहलाता है या टोनोप्लास्ट क्या है। नाभिक का आवरण है, प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है, लवक का आवरण है या फिर रिक्तिका की झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका जवाब जिसने ऑप्शन नंबर डी दिया है, रिक्तिका की झिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। जो रिक्तिका की झिल्ली होती है उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है, रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआर 2015 में आईसीआर के एग्जाम में कई बार आ चुका है और 15 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब जेट में भी आ सकता है और बीएचयू में भी आ सकता है, क्योंकि इस प्रकार के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो घूम घूम के सारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल पूछा गया है हमसे, अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अम्लीय वर्षा का कारण बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा O2 व NO2, ऑप्शन नंबर बी है हमारा SO2 व NO2, सी है हमारा Al2 व SO2 और डी है हमारा SO3 व NH4Cl। बताइए जल्दी से। बीएचयू 2015 का सवाल है जी। बिल्कुल, आप कहोगे सर ये बायोलॉजी सेगमेंट में कैसे आया। देखिए जो बीएचयू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप मेरे से पीडीएफ मांग लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा विथ प्रूफ। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। और उस प्रकार से ये केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको दोनों तरफ से मदद मिल जाएगी। अम्लीय वर्षा का कारण बताना है आपको। O2, NO2, SO2, NO2, Al2 व SO2 और SO3 व NH4Cl। क्या होगा इसका जवाब अम्लीय वर्षा का। देखिए जिसने जवाब दिया है SO2 और NO2, जिसने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है SO2 और NO2, बिल्कुल सही जवाब है। जो अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 और NO2 के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है आईसीआर 2015 का। कब का है, आईसीआर 2015 का सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, देखिए फूलों के खिलने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। क्वेश्चन को वापस से देखिए, फूलों के खिलने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। फूल का मतलब फ्लावर्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, सॉरी, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, डिसमिस कर दिया। उस क्वेश्चन की जगह दूसरा ले लेते हैं, बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से, उसका मैं आंसर बता देता हूं आपको। देखिए इसका आंसर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लोरिजन। क्या होगा इसका आंसर, होगा फ्लोरिजन। फ्लोरिजन हार्मोन क्या होता है, फ्लोरिजन हार्मोन के कारण क्या करना होते हैं, फूल खिलते हैं। फ्लोरिजन हार्मोन के कारण फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। आईसीआर 2015, निम्न में से किस पदार्थ के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरोप्लास्ट, बी है हमारा एंजाइम, सी है फाइटोक्रोम और डी है हमारा प्रोटीन। बताइए जल्दी से, निम्न में से किस पदार्थ के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आईसीआर 2015 में आया हुआ है। बताइए जल्दी से, क्लोरोप्लास्ट, एंजाइम, फाइटोक्रोम या फिर प्रोटीन, निम्न में से किस पदार्थ के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। अगर वो पदार्थ नहीं होगा तो कोशिका मर जाएगी। जिसने जवाब दिया है प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रोटीन अगर कोशिका के अंदर नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका डेड हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी या लुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोशिका किस पदार्थ के बिना नहीं रह सकता है, प्रोटीन के बिना नहीं रह सकता है।
ऑप्शन इसके अंदर जल नहीं है, वरना जल भी सही आंसर होता है इसका, लेकिन जल इसमें नहीं है। वो आपको ऑप्शन ऐसे देगा जो बिल्कुल सटीक होंगे। जैसे देखिए, जैसे क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, तो इसीलिए वो एंजाइम दिया है। एंजाइम भी नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, फाइटोक्रोम भी नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन प्रोटीन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुछ मैंने स्लाइड्स ऐसी भी डाली है जिसमें हम आराम से डिस्कस करेंगे। आपको थ्योरी टाइप में पढ़ाऊंगा, बीच बीच में 2-3 स्लाइड्स ऐसी हैं आपको बहुत हेल्प करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है। तो बिल्कुल आज फुल मैं एनर्जी के मूड में हूँ, पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। पूरी क्लास अटेंड नहीं करते हो आप, ठीक है, और आपको खुशखबरी भी सुनाएंगे आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टोमेटा का रात्रि में खुलना क्या कहलाता है। जो स्टोमेटा का मतलब क्या होता है समझिए पहले। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि जो स्टोमेटा होते हैं जब वो रात्रि में खुलते हैं तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को या उस विधि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑटो एक्टिव। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। रंध्र किसमें होते हैं, रंध्र होते हैं पत्तियों के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑटो एक्टिव, बी है हमारा स्कोटो एक्टिव, सी है फोटो एक्टिव और डी है हमारा रिवर्स एक्टिव। बताओ क्या आंसर होगा इसका। BHU 2017 का सवाल है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2017 का सवाल है, स्टोमेटा का रात्रि में खुलना क्या कहलाता है। जिसने इसका जवाब नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए थोड़ा सा। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, गलत दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने सही जवाब दिया है स्कोटो एक्टिव बिल्कुल सही जवाब है। स्टोमेटा का रात्रि में खुलना क्या कहलाता है, स्टोमेटा का रात्रि में खुलना कहलाता है स्कोटो एक्टिव। अब ये किन पादपों में खुलता है, इससे रिलेटेड मैं सारे ही फंडे क्लियर कर दूंगा। चैट को बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, जिसको पता नहीं स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा का मतलब होता है पादपों में पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले रंध्र क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा को इंग्लिश में स्टोमेटा ही कहेंगे और हिंदी में कहेंगे हम रंध्र। अब जब ये रात्रि के अंदर खुलेंगे तो ये अवस्था कहलाएगी स्कोटो एक्टिव। लेकिन ये रात्रि में क्यों खुलेंगे, कौन से पादपों में खुलेंगे, तो अगर आपको पादप पूछ लिया जाए कि कौन से पादपों में रात्रि में स्टोमेटा खुलते हैं तो उनका नाम लिखना है आपको CAM। CAM का मतलब होता है केम प्लांट। जो केम प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा खुलता है वो रात्रि में खुलता है। केम प्लांट के अंदर, ध्यान से सुन लीजिए, केम प्लांट के अंदर स्टोमेटा रात्रि के अंदर खुलते हैं। स्टोमेटा का मतलब यहाँ रंध्र से है, रात्रि में खुलेंगे, उस अवस्था को हम स्कोटो एक्टिव नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, स्कोटो एक्टिव नाम से जानेंगे। अब जो केम प्लांट होते हैं उनकी भी फुल फॉर्म पूछी हुई है पीछे एग्जाम में कि केम प्लांट की फुल फॉर्म क्या है, तो केम प्लांट की फुल फॉर्म भी बता देता हूं मैं। केम प्लांट में का फुल फॉर्म होता है क्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। C का मतलब होता है क्राइसोलेशन, A का मतलब होता है एसिड और M का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। तो क्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब ध्यान रखना, स्टोमेटा रात्रि में खुलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्कोटो एक्टिव कहलाएगा। 2017 का है, फिर से आएगा ये सवाल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल पूछा गया है हमसे, ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर चैट में अपनी बातों में लगे रहोगे तो लगे रहो भैया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, जब F1 संतति का अपने प्रभावी जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जब F1 संतति का अपने अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो वह क्या कहलाता है। अब देखिए जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपका फंडा क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को वापस से समझाऊंगा आपको, तब आपका फंडा क्लियर होगा। यहाँ पर यह पूछा गया है कि आपने सपोज दैट आपने एक तो संतति ली, सॉरी एक तो जनक लिया A और एक जनक लिया B। सपोज दैट ये जो BHU 2017 है ये जनक A है और इंपीरियल एग्रो क्लासेस ये जनक B है। अब जनक A और जनक B दोनों के बीच में आपने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में आपको जो संतति मिली वो संतति मिली सपोज दैट रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको मान लेते हैं हम C। तो A ये है, B ये है और ये C है, तो अब ये C क्या हो गई, ये C हो गई हमारी संतति। तो F1 पीढ़ी में हमने जब क्रॉस करवाया तो जनक A ये था, जनक B ये था और ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी संतति हो गई। ठीक है, अब इसी संतति का वापस से हम क्रॉस करवाएंगे, किससे करवाएंगे, अप्रभावी जनक से। अब अप्रभावी जनक इसमें से कौन सा होगा, देखिए ये संतति है, इसमें से इन दोनों में से किसका लक्षण इसके अंदर प्रकट नहीं हुआ, किस दोनों के लक्षणों में से किसका लक्षण इसमें दिखाई नहीं दिया या किसका लक्षण का प्रभाव इसमें दिखाई नहीं दिया। सपोज दैट इसका प्रभाव इसमें दिखाई नहीं दिया तो इसका क्रॉस वापस से क्या करेंगे, हम इससे करवाएंगे, क्योंकि ये अप्रभावी है, इसका लक्षण इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका लक्षण इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से जो संतति होगी उसको अपने अप्रभावी जनक से संकरण करवाएंगे या क्रॉस करवाएंगे और वो अवस्था कहलाएगी
बताइए जल्दी से, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस या F2 क्रॉस, क्या होगा इसका जवाब? देखिए मैं बता देता हूं इसका जो जवाब होगा, इसका वो जवाब बताइए जल्दी से, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। देखिए मैं बता देता हूं, इसका जवाब होगा टेस्ट क्रॉस। क्या होगा? टेस्ट क्रॉस इसका जवाब होगा। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम, जनक ए और जनक बी के बीच में क्रॉस करवाते हैं, उससे जो संतति मिलती है वो जनक सी होती है, फिर जनक सी का वापस से हम क्रॉस करवाते हैं, उससे ही करवाएंगे क्रॉस जो अप्रभावी होगी। अप्रभावी मतलब जिसके लक्षण उसकी संतति में दिखाई नहीं दिए, उससे ही वापस क्रॉस करवाएंगे। अगर मम्मी के लक्षण बेटे में नहीं आ रहे हैं तो वापस से क्रॉस करवाएंगे, या पापा के लक्षण बेटे में नहीं आ रहे तो वापस से उनसे क्रॉस करवाएंगे। देखिए समझने की बात है, ध्यान से समझना है अपने को सिर्फ, और दूसरी फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इज दैट क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस भी समझाऊंगा मैं आपको, क्या होता है बैक क्रॉस। उसके लिए देखिए अब यहाँ पर क्या है, जब F1 संतति का अपने दोनों जनकों में से किसी एक के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा टेस्ट क्रॉस, बी है बैक क्रॉस, सी है रेसिप्रोकल क्रॉस और डी है हमारा F2 क्रॉस। तो देखिए इसका आंसर पहले बता देता हूँ, फिर मैं आराम से समझाऊंगा आपको। इसका जो आंसर होगा वो होगा बैक क्रॉस। अब देखिए जब टेस्ट क्रॉस करवाया था तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या कर रहे थे, टेस्ट क्रॉस में हम किसी से भी क्रॉस नहीं करवा रहे थे। टेस्ट क्रॉस में हम सिर्फ उसी से क्रॉस करवा रहे थे जिसके प्रभाव दिखाई नहीं दिए थे, जिसके लक्षणों का प्रभाव दिखाई नहीं दिया था या वो अप्रभावी थे, ठीक है। तो उसी में क्या, उसको क्या कह रहे थे हम, टेस्ट क्रॉस कह रहे थे। लेकिन बैक क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, किसी से भी करवा दे रहे हैं, चाहे उसका लक्षण दिखा हो या नहीं दिखा हो, चाहे वो प्रभावी हो या ना हो, हमने क्या किया, हमने सीधा उठाया और क्रॉस करवा दिया। वो क्रॉस कौन सा कहलाएगा, वो बैक क्रॉस कहलाएगा। और उसका एक 3 प्रकार के क्रॉस होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो अब रेसिप्रोकल क्रॉस में आगे बताऊंगा। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑन द बोर्ड समझाएंगे, आगे ऑन द बोर्ड समझाएंगे आपको। परसों या उसके आगे वाले दिन से ऑन द बोर्ड आपकी क्लास लेंगे। राजकुमार नागर सर हैं, बिल्कुल आपकी क्लास लेंगे। बायोलॉजी के और एग्रीकल्चर के मास्टरमाइंड पीस हैं, तो आपकी क्लास लेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर। ऑन द बोर्ड लेंगे, स्क्रीन पे नहीं, ऑन द बोर्ड लेंगे। तो बहुत एक खुशखबरी तो यही सुनानी थी आपको कि ऑन द बोर्ड आपकी वो क्लास लेंगे और आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर और बायोलॉजी की बहुत ही बड़ी शख्सियत है वो, बहुत ही जाने माने शख्सियत, खिलाड़ी आदमी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिग्री है उनकी, MSc कंप्लीट है, गोल्ड मेडलिस्ट आदमी है। तो बहुत मदद मिलेगी आपको, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ा सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के साथ आपको हमेशा ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि टेस्ट क्रॉस मैंने समझा दिया, बैक क्रॉस मैंने समझा दिया, ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, तो इसके बारे में समझ लीजिए क्या चीज़ है ये। देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस है, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस वहाँ पर हिंदी में ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा तो भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए दोनों वर्ड्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब देखिए क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, पहले सामान्य भाषा में समझा देता हूँ। हम दो प्रकार के जनक लेते हैं, एक प्रकार का जनक लिया जनक ए और एक प्रकार का जनक लिया जनक बी। अब जो जनक ए है एक बार उसका नर भाग लेंगे और एक बार उसका मादा भाग लेंगे, फिर जो जनक बी है एक बार उसका नर भाग लेंगे और एक बार उसका मादा भाग लेंगे। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, इन दोनों संकरणों को हम सम्मिलित रूप से कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण। अब देखो यहाँ पर आप स्क्रीन पर आ जाइए ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है वह संकरण जिसमें ए पादप, अब ए पादप में क्या है, टी क्या है, नर है, ए पादप में टी क्या है, नर है, वे बी पादप में टी क्या है, मादा है, ठीक है। क्रॉस का ये क्रॉस 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, ए पादप का हम कौन सा भाग ले रहे हैं, नर भाग ले रहे हैं, और बी पादप का कौन सा भाग ले रहे हैं, मादा भाग ले रहे हैं, ठीक है। जनक के रूप में इनको क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। जनक का मतलब ये माता पिता हो गए उस चीज़ के, ये होंगे तभी तो उससे आने वाली, जब माता पिता होंगे तभी तो नई पीढ़ी बनेगी या जनक आएंगे। तो ए पादप का यहाँ पर किस रूप में इस्तेमाल किया गया, नर के रूप में, और बी पादप का किस रूप में इस्तेमाल किया गया, मादा के रूप में। यह हो गया स्टेप 1। लेकिन दूसरे संकरण में हम क्या करेंगे, ए पादप को तो मादा के रूप में इस्तेमाल करेंगे और बी पादप को किसके रूप में इस्तेमाल करेंगे, बी पादप को नर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ए पादप के नर और मादा के दोनों के गुण आ गए। देखिए यहाँ पर मादा का गुण आ गया और यहाँ पर किसका गुण आ गया, नर का गुण आ गया, और बी पादप का यहाँ पर मादा का गुण आ गया और बी पादप का यहाँ पर किसका गुण आ गया, नर का गुण आ गया। तो इनके चारों के ही गुण आ गए और इन चारों को 2 स्टेप में करवाया जाता है और इसको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा,
ठीक है, एक बार और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो संकरण की जो यह अवस्था होगी ये क्या कहलाएगी, ये रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगी, जिसमें क्या किया जाता है वापस से समझ लीजिए। देखिए वह संकरण जिसमें ए पादप को नर व बी पादप को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और दूसरे संकरण में ए पादप को मादा तथा बी पादप को नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, संक्रमण की यह अवस्था संकरण की यह अवस्था रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस है, आपको बार बार ये एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखना। ए पादप के नर और मादा दोनों लेने हैं, बी पादप के नर और मादा दोनों लेने हैं और दोनों को दो अवस्थाओं में संकरण कराया जाएगा और दोनों को सम्मिलित रूप से हम रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण कहेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत एनर्जेटिक के साथ आप लेक्चर अटेंड करिए, मैं भी एनर्जी में हूँ, आप भी हो। देखिए अब वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस, प्रथम क्रॉस जब हम करवा रहे हैं तो ए भाग का क्या रह रहा है, ए का नर रह रहा है और बी का क्या रह रहा है, मादा रह रहा है। फिर क्रॉस द्वितीय करवा रहे हैं, सेकंड नंबर क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, ए का मादा ले रहे हैं और बी का क्या ले रहे हैं, नर ले रहे हैं। अब देखिए ए का नर यहाँ आ गया और ए का मादा यहाँ आ गया, बी का मादा यहाँ आ गया और बी का नर यहाँ आ गया, और ये क्रॉस क्या कहलाएगा, ये क्रॉस कहलाएगा आपका रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मदद करेंगे आपकी। अगर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिए ताकि आगे भविष्य में आने वाली इसी क्लास को आप मिस ना कर सको। ऐसे ही धमाकेदार क्लास आपको इंपीरियल एग्रो क्लासेस के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है। तो अब देखिए इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उससे कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, उससे 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ध्यान से देखिए, अग्नाशय ग्रंथि से कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये समझिए पहले तो। सबसे पहला होता है एमिलेज, फिर होता है ट्रिप्सिन, फिर होता है काइमोट्रिप्सिन, फिर सी होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, फिर होता है लाइपेज और एक होता है न्यूक्लियेजेज। ठीक है, अगर आप फोटो लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर लेना चाहते हैं तो। चलिए ले लिया होगा। तो 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियेजेज। इनका क्या क्या काम है वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एमिलेज, बी है हमारा ट्रिप्सिन, सी है लाइपेज और डी है हमारा पेप्सिन। अब आपको जवाब देना है इसका, अभी मैंने बताया था, अब जवाब आप दोगे इसका कि क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से नहीं निकलता है, एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर पेप्सिन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है पेप्सिन, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम है वो अग्नाशय से नहीं निकलता है। अब कहोगे सर पेप्सिन एंजाइम निकलता कहाँ से, ये बता दीजिए। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है बेटा वो निकलता है आमाशय से। आमाशय से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, उसमें एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइडेज में बदलता है। पेप्सिन किस में बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइडेज में बदलता है। और जो रेनिन होता है हमारा वो केसिन को पेराकेसिन में बदलता है। रेनिन किसको किस में बदलता है, रेनिन केसिन को पेराकेसिन में बदलता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि रेनिन केसिन को पेराकेसिन में बदलने वाला एंजाइम होगा तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, रेनिन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हुए चलेंगे हम। देखिए अब यहां पर क्या सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से नहीं निकलता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम आमाशय से नहीं निकलता है बताना है आपको। पहले जो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है, तो अग्नाशय के मैंने बता दिया कि 6 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब आमाशय से कौन सा नहीं निकलता है, तो पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है, टेरेनिन नहीं है ये रेनिन है। रेनिन तो निकलता है, पेप्सिन भी निकलता है, ए और बी दोनों हाथ ये दोनों निकलते हैं। जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो नहीं निकलता है। टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो आमाशय से नहीं निकलता है। वो कहाँ से निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम हमेशा आपकी लार ग्रंथियों से निकलेगा। टाइलिन का एक सगा भाई और होता है जो वो भी वहीं से निकलता है, लार ग्रंथि से ही निकलता है। उसको हम बोलते हैं एमिलेज। उसको किस नाम से बोलते हैं, एमिलेज के नाम से जानते हैं।
टाइलिन का क्या काम होता है? टाइलिन का जो मुख्यतः काम होता है वो स्टार्च या ग्लाइकोजन को पचाता है। किसको पचाता है? टाइलिन हमारे मुख में ही स्टार्च या ग्लाइकोजन को पचाने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन उसके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर आप खाना खाते हो और खाने में आप किसी चीज़ को खा रहे हो, उसके अंदर स्टार्च है, तो स्टार्च को कौन पचाएगा? स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है? स्टार्च को पचाने का काम करता है टाइलिन। और टाइलिन कहाँ मौजूद होगा? टाइलिन मौजूद होगा आपकी लार में। लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लार को इंग्लिश में बोला जाता है सलाइवा। तो सलाइवा या लार जो होती है उसमें मौजूद होता है टाइलिन। जैसे ही आप खाने को अंदर रखते हो उसके अंदर लार मिक्स होती है और वहीं से स्टार्च क्या हो जाता है? पचना चालू हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? बता चुका हूं 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ठीक है, अब देखिए कौन सा किसको परिवर्तित करता है ये भी पूछा जाता है। वहां पर सवाल आपसे पूछा जाएगा, जेट, आईसीआर, बीएचयू, पीएटी, सीजीपीएटी या फिर एमपीपीएटी, कोई सा भी पीएटी दे रहे हो आप, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका प्रोटीन है उसको प्रोटीन है उसको पेप्टाइडेज में कौन बदल रहा है? तो प्रोटीन को पेप्टाइडेज में बदलने का काम करेगा पेप्सिन। कहां पर? आमाशय के अंदर। कहां पर? आमाशय के अंदर प्रोटीन को पेप्टाइडेज में बदलना है तो कौन सा काम करेगा? पेप्सिन करेगा। अगर आपकी छोटी हाथ है, छोटी हाथ के अंदर आपको केसिन को पेराकेसिन में बदलना है तो भाई साहब आपको रेनिन को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, इज दैट क्लियर हो गया आपका? ठीक है, छोटी हाथ के अंदर आपको केसिन को पेराकेसिन में बदलना है। देखिए ये जो इधर वाले हैं ये जटिल हैं, ये मतलब उस अवस्था में है कि डायरेक्टली ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, सीधे रूप से ये पच नहीं सकते। तो पहले इनको छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। छोटे अणुओं में तोड़ने के बाद में ये छोटे अणुओं में तोड़ने का काम कौन करता है? ये बीच वाले जो हैं ये क्या करेंगे? ये इन हार्ड को इसके द्वारा इनमें क्या कर देंगे? इजी वे में बदल देंगे। और कहाँ पर बदलेंगे? ये स्थान भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर से समझिए, प्रोटीन को पेप्टाइडेज में बदलेगा पेप्सिन। कहाँ पर? आमाशय के अंदर। अब आप कहोगे सर कि मैंने तो पढ़ा था कि प्रोटीन को पेप्टाइडेज में जो बदल रहा था वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी बदल रहा था, तो वो अलग जगह होगी, वो कहीं और बदल रहा होगा, उसका काम कोई और होगा। ठीक है, अब स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलेगा? एमाइलेज बदलेगा। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलेगा? एमिलेज बदलेगा। कहाँ पर बदलेगा? छोटी आंत के अंदर। ठीक है, फिर लेक्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलेगा? बताइए जल्दी से। लेक्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलेगा? लेक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा लेक्टेज। लेक्टेज अलग होता है, लेक्टोज अलग होता है। एक इसी प्रकार से एक और होता है, सुक्रोज को जो ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? सुक्रेज करता है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, आप आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप इसको लिख लेना आराम से, बिल्कुल वेरीफाइड है ये सारा डाटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो ले लीजिए। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना क्लास खत्म होने के बाद में कि आपको क्लास कैसी लगी, धमाकेदार थी या नहीं थी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैं भी थोड़ा लो फील करता हूँ, एनर्जी मेरे में खो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू इतनी क्लासेस हैं और इतना वर्क रहता है, डाटा तैयार करना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो कभी कभी क्षमा चाहता हूँ कि क्लास में एनर्जी जैसे कल नहीं थी, तो वीडियो का जो रिस्पांस था वो बहुत ही कम आया, अच्छा नहीं आया। आज बिल्कुल, अब मेरे को विश्वास है पूरा कि आज बिल्कुल एनर्जेटिक से पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो वीडियो का जो ग्रोथ जाएगा वो मेरी सोच से भी परे जाएगा, बहुत हाई जाएगा। तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आपसे अगर कोई मुझे सवाल पूछना होगा तो बिल्कुल मैं, जैसे आज मैंने एक पोल क्रिएट किया था उस प्रकार से मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ये फीचर अब अपने चैनल को मिल चुका है। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको अपने सारे व्यूअर्स से पूछ लूँगा बाकायदा पोस्ट डाल के। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, जटिल को सरलीकृत करने वाला एंजाइम बता दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, अमीबा में पाए जाने वाले कूटपात किस प्रकार के होते हैं? जेट 2011 का क्वेश्चन है, अमीबा में पाए जाने वाले कूटपात किस प्रकार के होते हैं? जेट 2011 का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये बार बार आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पोलोपोडिया, बी है हमारा लोबोपोडिया, सी है हमारा कोटोपोडिया और डी है हमारा नेनोपोडिया। बताइए जल्दी से, अमीबा में पाए जाने वाले कूटपात किस प्रकार के होते हैं? पोलोपोडिया, लोबोपोडिया, कोटोपोडिया या फिर नेनोपोडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। अगर न्यू स्टूडेंट आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके आपको वोट करना है कि आपको कल जो टेस्ट देना है, कल जो आपको टेस्ट देना है वो कितनी बजे देना है।
तो जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करना, ओपन करने के बाद में आपको वोट देने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको 11:30 बजे देना है, 8:30 बजे देना है या 6:30 बजे देना है। अभी तक के जो मोस्टली जिनके सवाल थे, सॉरी जिनका वोट था वो 11:30 बजे पे जा रहा है, तो सुबह हो सकता है कि अगर यही ग्रोथ ठीक रहा तो सुबह 11:30 बजे आपका टेस्ट लगेगा कल एग्रीकल्चर का, और जिसके सबसे ज़्यादा सवाल सही होंगे उसको हमारे चैनल पर सम्मानित किया जाएगा। उसकी फ़ोटो बाकायदा उसकी मार्कशीट बनाई जाएगी इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से, और उस फोटो को बाकायदा पूरे ढंग से बिल्कुल हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कल जो 11:30 बजे क्लास लगे एग्रीकल्चर का जो टेस्ट हो उसके हिस्से में आप आ सको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोबोपोडिया। जिसने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है, बी आंसर जिसने दिया है लोबोपोडिया बिल्कुल सही जवाब है। अमीबा में जो कूटपाद पाए जाते हैं वो लोबोपोडिया टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, अमीबा का वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस। क्या होता है? अमीबा का वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया। देखिए अभी भी ये सवाल बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जेट में बार बार 2 बार रिपीट है। ये सवाल 2 बार लगातार रिपीटेड है। ये पीछे 11 में भी आया था, 11 के बाद में 12 में भी आया ये, इसलिए वापस आ सकता है। तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, जेट 2011 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा विटामिन ए, बी है सॉरी ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है बी, सी है सी और डी है डी। जिसको ऐसा लगता है कि सर ये सवाल आप मन से देख रहे हो, बाकायदा मुझे आप कमेंट करिए कि सर मुझे प्रूफ चाहिए, मैं आपको प्रूफ दूंगा। ठीक है, और बाकायदा आपकी जो अभी लाइव चैट चल रही है उसमें एक कमलेश जी नाम के, एक विकास जी सामोता नाम के स्टूडेंट हैं, उनके पास जेट के पुराने पेपर की सीरीज है, वो आपको वेरीफाई करके बता देंगे कि ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी बताना, है तो भी बताना। ठीक है, तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, जेट 2011 का सवाल है, ए बी सी या डी। जिसने विटामिन ए जवाब दिया है, रतौंधी रोग का विटामिन ए जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, अगर इसका विटामिन ए का साइंटिफिक नाम आपसे पूछा जाए, या साइंटिफिक नाम नहीं बोलेंगे उसको बोल सकते हैं हम रासायनिक नाम। रासायनिक नाम पूछा जाए तो उसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है उसको। और अगर आपसे तत्व पूछ ले कि विटामिन ए किन किन में पाया जाता है, तो गाजर, दूध, अंडा और फल, गाजर, दूध, अंडा और फल और हरी सब्जियां जो होती हैं मोस्टली उनमें विटामिन ए पाया जाता है। और फोलिक एसिड पूछ ले तो फोलिक एसिड के लिए आपको सबसे सटीक आंसर देना है, हरी पत्तेदार सब्जियों में फोलिक एसिड बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो रतौंधी रोग का क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बार बार आते हैं, बताइए जल्दी से। विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोलोक्विन, बी है होकोक्विन, सी है फ्लोरीन और डी है हमारा फिलोक्विन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा है, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है आपको, कोलोक्विन, होलोक्विन, फ्लोरीन या फिलोक्विन। क्या होगा इसका जवाब, फिर बताऊंगा मैं इसके क्या क्या काम होते हैं। देखिए जो विटामिन के होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विन। क्या होता है, फिलोक्विन के नाम से उसको जाना जाता है। विटामिन के को फिलोक्विन के नाम से जाना जाता है। अब ये किस किस में पाया जाता है, ये फिलोक्विन जो पाया जाता है मोस्टली वो पाया जाता है टमाटर में, हरी सब्जियों में, दूध के अंदर। इसके अंदर सबके अंदर क्या पाया जाता है, टमाटर, हरी सब्जियां और जो दूध होता है उसके अंदर विटामिन के पाया जाता है बहुतायत मात्रा में। अब विटामिन के हमारे शरीर में क्या काम करता है, जैसे ही आप क्रिकेट खेल रहे हो, अब देखिए आप क्रिकेट खेल रहे हो या आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें भाग दौड़ है और आप गिर गए, गिरते क्या हुआ, आपके शरीर पर चोट लगी और चोट लगने के साथ ही क्या हुआ, वहाँ की जो कोशिकाएं थी या सेल्स थी वो क्या हो गई, मृत हो गई, डेड हो गई। और वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से रास्ता खुल गया और रास्ता खुलने के बाद में वहाँ से क्या आने लग गया, वहाँ से एक लाल कलर का तरल लेटेक्स पदार्थ आने लग गया। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खून के नाम से जानते हैं। तो खून आने लग गया, अब वो खून आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, अब वो रास्ता हमारे से बंद हो नहीं रहा है। हम उंगली लगाते हैं तब रुक जाता है, उंगली हटाते हैं तो वापस से खून आने लग जाता है। तो उस कंडीशन में भगवान ने हमारे शरीर में क्या दिया, भगवान ने हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का सिपाही बनाया, उसको बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के को भगवान ने शरीर के बाहर भी बनाया, अंदर भी बनाया। ठीक है, तो
ये क्या करता है, ये जहाँ से भी दरवाज़ा खुल जाता है वहाँ पर भाग के जाता है और वहाँ पर भाग के जाके क्या कर देता है, जो रक्त के अणु होते हैं उनको पास कर देता है, उसको गाढ़ा कर देता है और वहाँ से दरवाजे को बंद कर देता है। तो इसको सीधा सा मैं कहानी के रूप में समझाने का मेरा मतलब ये था कि आपको ईजी वे में समझ में आए। अब सीधी सी रामायण बता देता हूँ मैं आपको। क्या होता है कि जब भी आपके शरीर में कहीं से रक्त का थक्का बनाना होता है या रक्त को गाढ़ा करके वहाँ से रक्त के स्त्राव को बंद करना होता है, तो उस काम को करने का श्रेय जो जाता है वो विटामिन के को जाता है। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में जिम्मेदार तत्व है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अब देखिए, अब आप कहोगे सर कि रक्त का थक्का अगर वो बाहर बनाना है, इसका मतलब रक्त के अंदर वो मौजूद है, तो बिल्कुल वो रक्त के अंदर मौजूद है। तो अब आप कहोगे सर फिर हमारे शरीर के अंदर की जो नलिकाएं हैं या जो धमनियां और शिराएं हैं जहाँ पर खून दौड़ रहा है, वहाँ पर वो क्यों नहीं जमता? तो वो वहाँ पर इसीलिए नहीं जमता कि वहाँ उसके अंदर एक तत्व और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, उसको जमने नहीं देता खून को। और जो पोटेशियम होता है वो क्या कर देता है, पोटेशियम नहीं सॉरी विटामिन के जो होता है वो जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर उसका स्त्राव ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पर वो क्या कर देता है, उस थक्के को बंद कर देता है या उस वहाँ पर थक्का बना देता है। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी चलता रहेगा ताकि आपको आसानी से एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो सवाल वैसे हिपेरिन वाला सवाल आगे आएगा अभी। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन है, केंद्रक रहित लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, केंद्रक रहित लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। मतलब आपको ऐसी आरबीसी बतानी है, रेड ब्लड सेल बतानी है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस या केंद्रक है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा चूहे में, ऑप्शन बी है हाथी में, सी है मनुष्य में और डी है हमारा ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं चतुर्मुर्ग। बताइए जल्दी से, केंद्रक रहित लाल रक्त कणिकाएं, न्यूक्लियस लेस आरबीसी, न्यूक्लियस लेस आरबीसी, ऐसी आरबीसी जिसके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं। जवाब दीजिए, चूहे में, हाथी में, मनुष्य में या फिर चतुर्मुर्ग में। ये तो चूहे बिल्ली का खेल हो गया, नहीं, चूहे और हाथी का खेल हो गया। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है चूहा, बिल्कुल सही जवाब है। चूहा जो होता है उसकी जो आरबीसी होती है, उसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। उसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और हाथी देखिए, हाथी विश्व का एकमात्र ऐसा जीव है, हाथी पूरे अपने पृथ्वी ग्रह का एकमात्र ऐसा जीव है जो उछल नहीं सकता, जो जंप नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह जंप नहीं मार सकता। इसके अलावा जितने भी जीव होते हैं वो जंप मार सकते हैं। अब आप कहोगे सर सांप मार सकते हैं, बिल्कुल सांप मार सकते हैं। फ्लाइंग जो स्नेक होते हैं उनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुना तो आप यूट्यूब, जैसे ये क्लास खत्म हो 2 मिनट के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पर सर्च करना फ्लाइंग स्नेक, उड़ने वाले सांप। ठीक है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मत देखना, पढ़ाई जरूरी है अभी। ठीक है, तो इसका क्लियर हो गया, क्या हो गया, चूहे में लाल रक्त कणिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे होते हैं। क्या पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर सर्वाहारी। बताइए जल्दी से, पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे क्या कहलाते हैं। इकोसिस्टम के प्लांट, इकोसिस्टम जो होता है उसके प्लांट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, या क्या बोलते हैं वो इंग्लिश, थोड़ा अभी बायोलॉजी सेगमेंट में मेरा थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर सर्वाहारी। देखिए जिसने जवाब दिया है उत्पादक, बिल्कुल सही जवाब है। जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उत्पादक का कार्य करते हैं। वो किसी भी चीज़ को प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उत्पादक। और उसको जो खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। घास को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता होगा। फिर घास को क्या खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे। फिर कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा, कीड़े मकोड़ों को खाएगा ये जो बड़े जीव होते हैं, कीड़े मकोड़ों को, ये गिलहरी, चिड़िया और ये इतने भी जो भी होते हैं वो सब क्या खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो क्लियर हो गया, जेट 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कोशिका हिपेरिन नामक स्त्रवण के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए जब मैंने बताया था आपको, वहाँ पर पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन के क्या करता है, थक्का जमाता है, लेकिन हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन जो नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, जिसको धमनी और शिरा कहते हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, उसके अंदर हिपेरिन क्या करता है, बड़ा ही चालाक आदमी होता है, उसको बराबर उसका रोटेशन बनाए रखता है और रक्त को क्या कर देता है, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता, एक जगह उसका थक्का नहीं जमने देता, उसका सर्कुलेशन बनाए रखता है। तो रक्त का थक्का नहीं बनने देने वाला रसायन कौन सा है, जो ब्लड के अंदर पाया जाएगा,
वो होगा हिपेरिन। हिपेरिन हिंदी में भी हिपेरिन ही है और इंग्लिश में भी ये हिपेरिन ही रहेगा। जैसे रमेश हिंदी में भी रमेश ही है और इंग्लिश में भी रमेश ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर देना है कहाँ से निकलता है ये। ऑप्शन नंबर ए है हमारा यकृत, बी है हृदय, सी है मस्तिष्क और डी है हमारा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर होती है, हमारे ब्रेन के अंदर होती है, मिडिल पार्ट के अंदर। ब्रेन के अंदर जो मिडिल पार्ट होता है उसके अंदर ये होती है पीयूष ग्रंथि। इसको हैमर टाइप ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन सी कोशिका हिपेरिन नामक स्त्रवण के लिए उत्तरदायी होगी। जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2011 का क्वेश्चन है। यकृत, हृदय, मस्तिष्क या पीयूष ग्रंथि, क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा इसका जवाब? क्या दे पाएंगे इसका जवाब? आप दीजिए जल्दी से। बहुत कम स्ट्रेंथ है आज, इतनी स्ट्रेंथ मुझे उम्मीद नहीं थी आज होगी। थोड़ा बढ़ाइए अब इसको, बहुत दिनों तक अब तो ये स्ट्रेंथ मेरे को कम लगने लगी है, इसको थोड़ा इंक्रीज करिए। अब शेयर क्यों नहीं करते हो आप वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने दबा कर शेयर किया होता तो अभी मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा होता, स्क्रीन पर नहीं पढ़ा रहा होता। तो थोड़ा शेयर करिए, आपका भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। इसका जवाब जो है, इसका जवाब होगा यकृत। ऑप्शन ए जिसने जवाब दिया है, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ से होगा? यकृत से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? यकृत से निकलेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है केसर। हाँ बिल्कुल केसर ही है, कैंसर नहीं, केसर। केसर जानते हो आप, सेफ्रॉन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो क्या पूछा है, केसर किस पादप से प्राप्त होता है? आपको पूछा गया है जो केसर है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? सेफ्रॉन जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? सेफ्रॉन बहुत हीट होती है सेफ्रॉन यानी केसर के अंदर। ऑप्शन आपके हैं क्रोकस सेटाइवस। देखिए इस क्वेश्चन को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा इसमें मिसलीडिंग मैंने बोलने में होगी, लिखा हुआ बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है केसर किस पादप से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा केसर जो पादप होता है उसके कौन से भाग से प्राप्त होता है। अभी ये आप बताइए पादप का नाम या प्लांट का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्रोकस सेटाइवस, बी है कोकस न्यूसीफेरा, सी है हमारा कोकस अल्मीरा और डी है हमारा कोकस कोकोआ। ऑप्शन आपके चार आपके सामने है ऑप्शन, और BHU 2015 का सवाल है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2015 का बायोलॉजी सेगमेंट का ये क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से केसर किस प्रकार से, किस पादप से प्राप्त होता है? किस प्रकार नहीं बताना है, सिर्फ आपको प्लांट का नेम बताना है। ये जो नीचे नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे बोटेनिकल नेम हैं और वो इस प्रकार से ही आपको कंफ्यूज करने के लिए बोटेनिकल नेम आपको देगा ऑप्शन में। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार इसको बोटेनिकल नेम याद करो। जब मैं आपकी जगह था 11th और 12th क्लास में था तो मुझे बोटेनिकल नेम और फैमिली याद करने में इतना इंटरेस्ट आता था कि आज भी मुझे लगभग 250 के ऊपर मुझे बोटेनिकल नेम याद है। मैं तारीफ नहीं कर रहा बट बता रहा हूँ आपको भी हो जाएंगे। जैसे जैसे आप BSc करोगे MSc करोगे हो जाएंगे आपको भी याद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताइए केसर किस पादप से प्राप्त होता है? जिसने इसका जवाब दिया है क्रोकस सेटाइवस, बिल्कुल सही जवाब है। क्रोकस सेटाइवस बिल्कुल सही जवाब है। केसर किससे प्राप्त होता है? केसर का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं क्रोकस सेटाइवस। इसका जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो कलर होता है वो होता है लाइट ब्लू कलर का फ्लावर होता है और उसके अंदर जो पुंकेसर होते हैं, पोलन ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन्स ही क्या होता है? केसर होता है। अब उसको इंग्लिश में बोले तो स्टिग्मा और स्टाइल क्या होते हैं? स्टिग्मा और स्टाइल होता है, वो ही हमारा केसर होता है। फ्लावर में जितने स्टिग्मा और स्टाइल होंगे उसका उतना ही केसर बनाया जाएगा। तो समझ में आ गया केसर क्या होती है? केसर फैक्ट्रीज में नहीं बनाई जाती है। केसर एक्चुअल में क्या होता है? केसर पुंकेसर ही होता है। केसर क्या होता है? पुंकेसर ही होता है। और ये मोस्टली आपको कहाँ पर मिलेगा? ये कश्मीर में इसकी खेती होती है। अब आप कहोगे सिर्फ कश्मीर में ही होती है? जी बिल्कुल, इसकी खेती कश्मीर के अलावा जैसलमेर में भी होती है। अब आप कहोगे सिर्फ कैसे कि कश्मीर इतना ठंडा इलाका और जैसलमेर इतना गर्म इलाका, आप दोनों को इक्वल कैसे कर रहे हो? तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के 2 स्टूडेंट थे, उन्होंने ये इतिहास रचा है, उन्होंने जैसलमेर में केसर उगा के दिखाई है। हालांकि जो उन्होंने केसर उगाई थी वो बिल्कुल एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाई थी, पॉली हाउस के अंदर उगाई थी, लेकिन फिर भी जैसलमेर में उन्होंने केसर उगा के दिखा दी। तो एक बार खुद के ऊपर ही ताली बजा लीजिए क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। दैट मीन्स आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आप तो यार उस चीज़ को बनाते हो जिस चीज़ को भगवान को अर्पण किया जाता है, देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, खुद को चढ़ाया जाता है, अंदर खाया जाता है। बाकी दूसरी चीज़, क्या आप भगवान को क्या मोबाइल चढ़ा सकते हो? क्या आप भगवान को हेलीकॉप्टर चढ़ा सकते हो? क्या आप भगवान को बाइक चढ़ा सकते हो? नहीं चढ़ा सकते हो। भगवान को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। भगवान को कौन सी चीज़ पसंद है? भगवान को आप पुष्प चढ़ाओ, भगवान को आप तेल चढ़ाओ, भगवान को आप प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें चढ़ाओ, तो भगवान क्या होते हैं? खुश होते हैं। ठीक है,
तो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने वाला कौन है, उस चीज़ को बनाने वाला कौन है, हमारे देश का किसान। किसान क्या होता है, किसान एक महान आदमी होता है। तो आप भी यार एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आप भी महान हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना कि यार हमारे पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं। अरे आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया, दैट मीन्स आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप हर चीज़ के बिना रह सकते हो, लेकिन आप खाने के बिना और पानी के बिना नहीं रह सकते। आपके पास मोबाइल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नहीं है तो आप जी सकते हो, लेकिन अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप नहीं जी सकते हो। तो हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है, खाना है, और उसी को हम बना रहे हैं, उसी की हम वेराइटीज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कहाँ बुराई है, उल्टा गर्व होना चाहिए कि आई एम ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट। ठीक है, तो समय समय पर मैं आपको मोटिवेशन देता रहूँगा, आपके अंदर मोटिवेशन भरता रहूँगा और आपको सक्सेस बना के ही छोड़ूंगा। एक मोटिवेशन क्लास आएगी राजकुमार सर की, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो उनके साथ भी बने रहिएगा। ठीक है, इसका आंसर बता दिया है मैंने, क्या होगा, क्रोकस सेटाइवस। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा एंजाइम मोलिक्यूलर सीजर, सीजर का मतलब होता है कैंची, सीजर का मतलब कैंची होता है। हालांकि मुझे भी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक नहीं पता था कि सीजर क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आदमी बाहर निकलता है तो उसको सब कुछ समझ में आने लगता है। तो मोलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची बताना है आपको क्या है, कौन सा एंजाइम मोलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची कहलाता है। बीएचयू 2015 का सवाल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2015। ऑप्शन बताना है आपको, लाइगेज, जाइमेज, प्रोटीएज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी। कौन सा एंजाइम मोलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंचिया कहलाता है, फिर बताऊंगा ये क्या होता है, क्या चीज करता है ये बेसिकली। जवाब दीजिए, पहले जवाब दीजिए, ए, बी, सी या डी। देखिए जिसने डी जवाब दिया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा एंजाइम मोलिक्यूलर सीजर कहलाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मोलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी जीन को, डीएनए को कट करना होता है या उसको छोटा बड़ा करना होता है या उसमें कुछ बदलाव करना होता है, तो उस जगह क्या हम कैंची का इस्तेमाल थोड़ी करते हैं, उस जगह हम किसी न किसी केमिकल, किसी न किसी एंजाइम का इस्तेमाल ही करेंगे, और वो एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंचिया। 2015 का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के विकास के दौरान, मानव यानी कि हम, यानी कि मैं, यानी कि आप सब लोग जो क्लास में अभी बैठे हो, वो क्या है, मानव के विकास के दौरान मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक वृद्धि करता है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाला बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मध्य मस्तिष्क, बी है पश्च मस्तिष्क, सी है अग्र मस्तिष्क और डी है हमारा उपरोक्त सभी। अब बताइए जल्दी से, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा। मानव का जब हम बच्चे थे, 2 साल के बच्चे थे, दूध पीते थे, तो तब से लेकर अब की जो हमारी यात्रा हुई है, उसमें हमारे दिमाग का कौन सा भाग, हमारे मस्तिष्क का, हमारे मगज का कौन सा भाग है, वो सबसे सर्वाधिक वृद्धि उसने की है। आगे मध्य वाला भाग यानी बीच वाला यानी सेंटर पॉइंट, पश्च वाला यानी पीछे वाला भाग, और अग्र वाला यानी आगे वाला भाग। अब बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बीएचयू जैसे एग्जाम में पूछा गया, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट तो बनता ही है, ये इंपॉर्टेंट तो होगा ही, तभी पूछा गया है। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा इसका जवाब अग्र मस्तिष्क। क्या होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। मानव के विकास के दौरान मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक वृद्धि करता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सर्वाधिक वृद्धि करता है। पीछे जो क्लास लगी थी 2-3 क्लास पीछे, उसमें मैंने मस्तिष्क के भाग बताए थे आपको। तो अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कल सुबह का जो धमाकेदार टेस्ट है उसका हिस्सा आप बन सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, HIV किस समूह का वायरस है। देखिए क्लास पूरी अटेंड करनी है, क्लास पूरी अटेंड करनी है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, तो बस आपको मज़ा आ रहा है, तो अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ क्लास को अटेंड करना है, थोड़ी सी क्लास और बची है। ठीक है, तो पूछा गया है HIV किस समूह का वायरस है। ICR 2014 का सवाल है, बताइए जल्दी से। ICR का मतलब जानते हो आप, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चरल होगा बेटा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चरल होगा। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जेमिनी वायरस, बी है रेट्रोवायरस, सी है बैक्टीरियोफेज और डी है लीकोज वायरस। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस बताना है आपको, जेमिनी वायरस, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज या लीकोज वायरस। क्या है इसका सही जवाब, बताइए जल्दी से। KBC तो नहीं खेल रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी जवाब बता दीजिए। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देंगे, अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी को सिलेक्शन होने की। सभी का सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा यार, आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस में पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन तो सबका होना ही है।
बिल्कुल होगा। देखिए HIV किस समूह का वायरस है, इसका जो आंसर है वो इसका आंसर देखिए रेट्रोवायरस है। क्या है? रेट्रोवायरस। HIV किस प्रकार का वायरस है? HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। ध्यान रखना, HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, गंगा जल में पाया जाता है, इसलिए गंगा जल बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। ये बैक्टीरियोफेज वाली कहानी मैंने सुनाई थी आपको पहले क्लास में। अगर आप नए हैं तो जाके देखिए, क्लास नंबर 3 या 4 नंबर वाली क्लास है वो बायोलॉजी की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र किस नाम से जाना जाता है? पुरुषों के अंदर लिंग गुणसूत्र किस नाम से जाना जाता है? नाम बताना है आपको। नाम का मतलब यहाँ पर इंडिकेट किया गया है वो बताना है। जेट 2011 का सवाल है। लिंग गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोजोम, लिंग का मतलब होता है सेक्स, क्रोमोजोम बताना है आपको। पुरुष तो जानते हो आप, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, पुरुष तो क्या होता है, तो जो ह्यूमन होता है उसके अंदर लिंग जो क्रोमोजोम होता है, सॉरी जो मैन होता है उसके अंदर लिंग क्रोमोजोम होता है, उसको बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा XX, ऑप्शन नंबर बी है हमारा XY, सी है हमारा YY और ऑप्शन नंबर डी है हमारा XO। बताइए जल्दी से, लिंग गुणसूत्र को किस नाम से जानते हैं? जिसने इसका जवाब दिया है XY, बिल्कुल सही जवाब है। जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको XY नाम से जाना जाता है। लिंग गुणसूत्र को किस नाम से जाना जाता है? XY नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? अब जिसको ये नहीं पता है एक्रोसोम क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट वे में समझा देता हूं आपको, इसीलिए कहता हूं पूरी क्लास देखा करो। अब मैंने क्लास में बताया हुआ 3-4 बार एक्रोसोम, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। तो एक्रोसोम क्या होता है? जो हमारा स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उसके जो आगे वाला भाग होता है वो एक्रोसोम कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि शुक्राणु को गति कौन प्रदान करता है, तो शुक्राणु को गति प्रदान करने का काम उसका एक्रोसोम भाग करता है। एक्रोसोम कहाँ पर होता है? एक्रोसोम उसका आगे वाला भाग या अग्रभाग एक्रोसोम कहलाता है, जिसको उसका सर भी बोलते हैं, जिसको उसका सर भी बोल सकते हैं, वो एक्रोसोम कहलाता है। और वो क्या करता है? शुक्राणु को गति प्रदान करता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? कौन से कोशिकांग से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से होगा, रिक्तिका से होगा, लाइसोसोम से होगा या गोल्जिकाई से होगा? गोल्जिकाई को बोलते हैं गोल्गी बॉडी डिक्टियोसोम या इडियोसोम के नाम से भी जानते हैं। 4 नाम है इसके। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, और बता देता हूं आपको। बताइए जल्दी से, एक्रोसोम का निर्माण जिसने जवाब दिया है गोल्जिकाई, बिल्कुल सही जवाब है। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जिकाई से। इज दैट क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है, एक निषेचित अंडाशय क्या कहलाता है? एक निषेचित अंडाशय, एक फर्टाइल जो एग होता है वो क्या कहलाता है बताना है आपको। एग ही समझ लीजिए, अंडाशय समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीज, बी है हमारा फूल, सी है फल और डी है हमारा नन ऑफ दिस या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, एक फर्टाइल एग होगा या एक निषेचित अंडा होगा, वो क्या कहलाएगा? बीज, फूल, फल या कोई नहीं? क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से। सारे जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं, क्लास थोड़ी सी बची है, पूरी अटेंड करके जाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। जिसने जवाब दिया है इसका फल, बिल्कुल सही जवाब है। फल क्या होता है? एक निषेचित अंडा जो होता है वो क्या होता है? निषेचित अंडा एक फल कहलाता है या एक फल होता है। तो आप जो खा रहे होते हो फल, वो क्या होता है? एक प्रकार का फर्टाइल एग होता है, निषेचित अंडा होता है। कैसे? उसके अंदर बीज होता है, फिर उस बीज को अपन वापस बोते हैं, तो फिर उससे एक नए बच्चे का निर्माण होता है, एक नए शिशु का निर्माण होता है, या फिर एक नए प्लांट का निर्माण होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा है, एक सामान्य बीज के भाग है, एक सामान्य जो बीज होता है उसके भाग बताने हैं आपको। भ्रूणपोष, भ्रूण, बीजावरण या उपरोक्त सभी। अब बताइए एक सामान्य बीज के भाग क्या क्या होंगे? एक सामान्य बीज के भाग बताने हैं आपको। भ्रूणपोष, भ्रूण, बीजावरण या फिर उपरोक्त सभी। जिसने इसका जवाब दिया है एक सामान्य बीज के भाग, जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए उसके अंदर एक भ्रूणपोष होता है, एक होता है भ्रूण, भ्रूण को कवर करता है भ्रूणपोष, और पूरे टोटल को करता है बीजावरण। बीज को कवर करने वाला आवरण क्या कहलाता है? बीज को ढकने या कवर करने वाला आवरण बीजावरण कहलाता है, जिसके अंदर भ्रूणपोष और भ्रूण विकसित रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं या सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो सामान्य बीज के भाग हो जाएंगे भ्रूणपोष, भ्रूण और बीजावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पादपों के रक्षात्मक भाग क्या कहलाते हैं? पादपों के रक्षात्मक भाग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कंटक, बी है रोम, सी है स्त्रावी ग्रंथि और डी है उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, पादपों के रक्षात्मक भाग क्या कहलाते हैं? कंटक का मतलब होता है कांटा, कंटक का मतलब होता है कांटा। ऑप्शन नंबर बी रोम, सी स्त्रावी ग्रंथि और डी है हमारा उपरोक्त सभी। पादपों के रक्षात्मक भाग क्या कहलाएंगे? बताइए जल्दी से।
जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। पादपों के रक्षात्मक भाग कहलाते हैं उपरोक्त सभी। कंटक भी होंगे, रोम भी होगा और स्त्रावी ग्रंथियां भी होंगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज में एक से अधिक भ्रूण की स्थिति क्या कहलाती है। तो बहुत बार मैंने मेरी एग्रीकल्चर की क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब बीज में एक से अधिक भ्रूण होंगे और उस बीज को हम उसकी बुआई कर देंगे तो उससे क्या होगा, भ्रूण जब जितने भ्रूण होंगे उससे क्या होगा, जितने भ्रूण होंगे उनसे उतने ही पौधे निकलेंगे, वो उनसे ही उतने ही पौधे निकलेंगे और वो नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो बताइए अब इस अवस्था को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बहुभ्रूणता। एक से अधिक भ्रूण होना बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनिक फॉर्म कहलाता है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी सुन ले, उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक, जिसमें क्या होता है, बीज तो एक ही होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे भ्रूण, बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं और एक प्रत्येक भ्रूण अलग से एक प्लांट को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, पत्तियों का मुख्य कार्य है। पत्तियां जो लीफ होती है उसका मुख्य कार्य बताना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लीफ, फंक्शन बताना है इसका। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, गैस विनिमय या उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, वाष्पोत्सर्जन का मतलब ट्रांसपायरेशन और गैस विनिमय और उपरोक्त सभी। गैस विनिमय का मतलब O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। ठीक है, तो बायोलॉजी थोड़ी नहीं है मेरी इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मेरा जो बेसिक है सब्जेक्ट वो एग्रीकल्चर है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। राजकुमार सर आने वाले हैं 2-3 दिन में, वो बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं, आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। उनका भाई अभी इस क्लास में मौजूद भी है, उनका भाई जो है वो इस क्लास में मौजूद है, उसका नाम है प्रवीण नागर, बहुत अच्छा स्टूडेंट है प्रवीण नागर भी। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, गैस विनिमय, तो इसका सब आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, नागफणी पादप में प्रकाश संश्लेषण किस अंग से होता है। नागफणी पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस अंग से होता है। कांटों से होता है, मूल से होता है, तने से होता है या फिर पत्तियों से होता है। नागफणी पादप में प्रकाश संश्लेषण किससे होगा, कांटों से, मूल से, तने से या फिर पत्तियों से। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है तना, बिल्कुल सही जवाब है। जो नागफणी के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है वो किससे होता है, नागफणी के अंदर प्रकाश संश्लेषण तने के द्वारा होता है। किससे होगा, तने के द्वारा होगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी जरूर से बताना, कमेंट करके बताना मेरे को क्लास कैसी लगी। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्लास लेने में, पंखा बंद करना पड़ता है, गर्मी में पसीने में होना पड़ता है, स्लाइड्स तैयार करनी पड़ती है, तब जाके एक बेहतरीन क्लास आपको उपलब्ध हो पाती है। और फिर उसके बाद में जब इसमें स्टूडेंट नहीं आते तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। शेयर करने के साथ ही आप जानते हो प्लेटफॉर्म कौन कौन से शेयर करने के, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया, उस पर शेयर करना। शेयर देखिए इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर नहीं होता, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, मेहनत पानी में बेकार ना जाए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। सुबह ठीक अगर आज अभी शाम तक देख लूँगा मैं क्या क्या आपकी वोटिंग रहती है। वोटिंग का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जाके वोट जरूर करिएगा कि आपको किस टाइम पर टेस्ट देना है। एग्रीकल्चर का टेस्ट होगा, बिल्कुल 40 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सटीक ढंग से, कोई मिस प्रिंटिंग नहीं होगी, कोई मिसलीडिंग नहीं होगी, बिल्कुल सटीक ढंग से क्वेश्चन आएंगे, आपको उसका जवाब देना है। जो फर्स्ट आएगा उसको सम्मानित किया जाएगा अपने चैनल पर विद फोटो। आपको इंपीरियल एग्रो क्लासेस की तरफ से एक डिजिटल फॉर्म में एक क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। डिजिटल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट अभी तैयार करूंगा मैं थोड़ी देर बाद, तो तब तक के लिए आप अब रेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में पढ़िएगा। 11-12 बजे तक पढ़ाई करिए। ठीक है, अब नज़दीक है एग्ज़ाम, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। बाय।